गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग बेटा? अच्छे में हो? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा। मैं संजय अग्रवाल, CA CMA। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, पेपर नंबर 4, ग्रुप 2 में जो है टोटल मार्क्स 100। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, आपको मैं ये बताऊं पेपर का स्टाइल। ठीक है। उससे पहले बस एक बात दिमाग में रखना कि कॉस्ट का पेपर सबसे आसान है ग्रुप 2 में। बाकी पेपर भी आसान है बट ये सबसे आसान है, इसमें 90 प्लस बहुत आराम से आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर के मजाक कर रहे हो, नहीं कोई मजाक नहीं है बेटा, बस स्ट्रेटेजी आपकी ठीक होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी समझते हो ना, रणनीति, है ना। युद्ध में जाते हैं तो हम हथियार लेके जाते हैं, एक रणनीति बना के चलते हैं, तो ये भी आपका एक प्रकार से युद्ध ही है। ठीक है। बट आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से बनानी है, आपको नहीं बनानी, मैं आपको बना के दूंगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं पेपर का स्टाइल कैसे आता है नॉर्मली। ठीक है। देखो 100 मार्क्स का पेपर है, ओके। 30 मार्क्स केस स्टडीज के आएंगे और 70 मार्क्स प्रैक्टिकल जो सब्जेक्टिव है। इसमें भी एक क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जो केस सिनेरियो है ना, वो सिर्फ क्या होता है, एक ना आपने पैसेज पढ़ा होता है, जैसे एक पैसेज बना के दे देते हैं स्टोरी टाइप में, उसमें कुछ डाटा दे देते हैं और नीचे MCQ टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत ही आसान होता है। ठीक है। वो सारे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उन टॉपिक में मिक्सअप होगा, मतलब कुछ पार्ट मटेरियल का दे देंगे, कुछ पार्ट लेबर का, जो मतलब जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उन टॉपिक में सब मिक्सर होगा। ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम की टाइप कैसे होंगी, प्रैक्टिकल होगा, न्यूमेरिकल, MCQ होंगे और थ्योरी। वो इसी में हो गया ना। बस जो केस सिनेरियो होगा उसमें न्यूमेरिकल MCQ आ गए, खाली MCQ ऐसे नहीं, कोई ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, वो ट्रू एंड फॉल्स हम करेंगे बट वो एग्जाम में अभी पूछ नहीं रहा, पर पूछ सकता है। ठीक है। और एक थ्योरी पार्ट। ये बात ध्यान रखना बेटा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो वर्किंग होती है ना हमारी, वर्किंग नोट्स, या तो वो सॉल्यूशन के शुरू में रखो या सॉल्यूशन के लास्ट में। ऐसा कभी मत करना सर वर्किंग फिर आंसर फिर वर्किंग, वो खिचड़ी बन जाएगी। समझ में आ गई? क्योंकि वर्किंग नोट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन विच बिकम्स द पार्ट ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, चलो राइट, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पेपर आपका बेसिकली मैं बात करूं इसी को तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है पार्ट 1, कंपलसरी MCQ, यानी केस स्टडी। ठीक है। MCQ का मतलब यहां पर केस स्टडी, केस सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 में दो दो नंबर के आते हैं जो केस सिनेरियो पर बेस्ड होते हैं। आपको एक अनसीन, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा पहले, एक अनसीन पैसेज होता है फिर नीचे क्वेश्चन होते हैं, तो वो एक तरह से एक स्टोरी बना के दे देते हैं। ठीक है। अगले 5 क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होंगे, वो भी दो दो नंबर के। तो ये हो गया आपका, ठीक है, राइट, फर्स्ट पार्ट जो कंपलसरी है। ठीक है। सेकंड पार्ट में आता है डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक में 5 क्वेश्चन हो गए, कोई 4 करने होते हैं, एक छोड़ना होता है। अब कितने बचे क्वेश्चन आपके पास, तो हर एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा। ठीक है, 4 यहां से 5 यहां से, भाई 30 नंबर का ऊपर हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 2 नंबर के 20 नंबर, और अगले 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 30 नंबर का हो गया टोटल ये। ठीक है। अब बचा 70, तो 70 में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो कितने के हो गए, 14 14 के। तो पहला कंपलसरी हो गया और बाकी 4 यहां से। ठीक है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, टोटल प्रैक्टिकल आपका 96 का आएगा, टोटल थ्योरी 22 नंबर की, 118 नंबर की होती है विद चॉइस, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। ठीक है। ये थ्योरी कई बार मिक्सअप दे देता है, किसी पार्ट्स में दे देगा या इधर और करके दे देगा। ठीक बात है। चलो, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो सिलेबस है। ठीक है बेटा, ये आपके ना टोटल मिलाकर जो चैप्टर हैं, ठीक है,
देखो ये आपके टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर, ठीक है, फिर ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और लास्ट में बजट एंड बजटिंग कंट्रोल। ये आपके टोटल 15 टॉपिक है, ठीक है, ये सारे हम करेंगे। लास्ट में आएगा केस सिनेरियोस, ठीक है। केस सिनेरियोस बेटा हम हर टॉपिक के साथ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि केस सिनेरियो में हर टॉपिक का मिक्सर है, मतलब कुछ पॉइंट्स मटेरियल फर्स्ट टॉपिक के आ जाएंगे, कुछ चौथे के आ जाएंगे, कुछ पांचवे के आ जाएंगे, तो मिक्सअप होगा। तो ये सारे केस स्टडीज जो है हम की केस सिनेरियो जिसे हम कहते हैं, ये हम लास्ट में करेंगे। इसकी हमने एक अलग बुक बनाई हुई है, ठीक है। जितने भी आईसीआई ने केस सिनेरियोस अभी तक इशू करे हैं वो सारे हम करेंगे, ओके। आपको मैं ये बता दूं, हर चैप्टर के अंदर कवरेज हमारी क्या क्या है। जो आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चंस होंगे, आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन होंगे। आरटीपी का मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, और एमटीपी का मतलब एक तरह से मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर भी कह सकते हो, ठीक है। आरटीपी हमेशा हर बार आईसीआई एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट को इशू करता है, ठीक है। और पास्ट ईयर पेपर, तो जो हमारी बुक होगी, हमारा सिलेबस होगा, हम हर टॉपिक में ये तीनों कवर करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो बात को, कि सर पहले सारे क्वेश्चंस हम स्टडी मटेरियल के कर लें, फिर आरटीपी एमटीपी के करें, फिर पास्ट ईयर। नहीं, एक टॉपिक करेंगे, उसमें मास्टरी कर लेंगे, उसमें सारी कवरेज होगी, ठीक है। तो जो हमारी बुक है उसमें जैसे पहला टॉपिक है, राइट, उसमें सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के होंगे जो आईसीआई का है, आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चंस होंगे, पास्ट ईयर के भी होंगे। तो वो टॉपिक करने के बाद आपको परफेक्शन आ जाएगी पूरी, ये हमारा तरीका होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, हर टॉपिक के अंत में हमने 2 टेस्ट पेपर दिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, पता लगे कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक बात है, राइट। ये आप मुझे करके दोगे, ठीक है, कि सर ये हमने टॉपिक पूरा कर लिया, तो सर ये हमारा टेस्ट पेपर है, हमने आपको करके दे दिया। आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दोगे, कोरियर भी कर सकते हो, फिर मैं आपको चेक करके दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको करके देना ही होगा। आप ये कभी मत सोचना कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई। जितना हमने एक क्लास में, मतलब जैसे पहला टॉपिक है, मान लो उसमें हम 7 क्लास लगा रहे हैं, तो 7 क्लास में जितना आपने समझ लिया उसके बेस पर भी कर सकते हो, ठीक बात है, पर ये देना जरूरी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया, इसके 2 टेस्ट पेपर हो गए। फिर जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे हम, ठीक है, तो ये नहीं है कि केवल चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट पेपर करेंगे हम, फिर मैं आपको अलग से चैप्टर नंबर 1 का एक अलग से टेस्ट दूंगा, और चैप्टर नंबर 2 के जो आपकी बुक में होंगे वो, ताकि ये ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़। समझ में आ गई? तो एंड तक आते आते आपके हाथ में फर्स्ट टॉपिक भी रहेगा, पिछले टॉपिक भी रहेंगे, क्योंकि टेस्ट देते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन होता रहेगा, ठीक बात है। और एक बात और ध्यान रखना, हर टॉपिक के बाद, ठीक है, एक पेज हमने छोड़ा हुआ है सजेस्टेड रिवीजन के लिए, राइट। बट ये ध्यान रखना, हर टॉपिक में, जैसे कोई चैप्टर नंबर 1 ले लिया सपोज हमने, ठीक है, अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, सपोज 25 क्वेश्चन है लेट्स से, अब एग्जाम टाइम पर ये पॉसिबल नहीं होता कि सर मैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन रिवाइज करूं, है ना, और पॉसिबल भी नहीं है और वर्थ भी नहीं है। तो जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना, टॉपिक करते करते ही ये हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये आपको लगेगा यार इनमें कुछ एक गुगली है, इसमें कुछ पार्ट है जो मुझे बाद में भी रिवाइज करना होगा, तो वो आप ग्रीन पेन से मार्क कर दोगे,
समझ गए, करते करते ही समझ में आएगा, यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये नहीं कि पेपर में आएगा, ये कभी मत सोचना, बस ये सोचना कि ये मुझे रिवाइज करना है। तो 4 या 5 या 6 क्वेश्चन हर टॉपिक में आपको ग्रीन पेन के साथ में मार्क करते चलने हैं, और अपने रजिस्टर में जो पेज नंबर आप डालोगे शुरू में, ठीक है, वो पेज नंबर आप अपनी बुक पर डाल दोगे। समझ में आ गई, क्लियर हुआ पार्ट? ये जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक करा, मान लो क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे के नीचे लिख दोगे ये मुझे रिवाइज करना है, तो ग्रीन पेन से मार्क कर दोगे, इसके नीचे लिख दोगे, जो पेज नंबर तो हर एक में डालोगे खैर, ठीक है, कि ये आपकी बुक नंबर 1, ये मतलब रजिस्टर नंबर 1 का पेज नंबर 16, ऐसे करके, ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े। समझ में आ गई? चलिए, और लास्ट में समरी नोट्स तो आप बना ही लोगे, ठीक है, वो आपको दिए भी हुए, मतलब समरी नोट्स का मतलब फॉर्मूले, हर टॉपिक के जो भी फॉर्मूले हैं वो हर टॉपिक के बाद में हमारी बुक्स में इनकॉर्पोरेटेड होंगे। ठीक बात है। चलिए, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम 4 आपको टेस्ट पेपर देंगे ताकि पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखो, आपको ना 2 रजिस्टर लेकर आने हैं। ठीक है, मतलब आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं। टेक्स्ट बुक आपको अपनी नोटबुक 2 बनानी है, एक बनानी है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें खाली जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट उसमें लिखने हैं। जैसे सपोज चैप्टर नंबर 2 मटेरियल का है, तो उससे उसमें जो भी फॉर्मूले हैं उनकी डेरिवेशन, उनके एग्जांपल, वो उस कॉन्सेप्ट के रजिस्टर में लिखने हैं। वो मैं आपको जब भी टॉपिक कराऊंगा बता दूंगा, ये बेटा कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिखो। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर वो टाइप नंबर 2 वाली में रखना। ठीक है, ये क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम टाइम पर जब आप रिवाइज करोगे तो देखो, सारे रिवाइज करना कोई बात मुश्किल है। आप ये चाहोगे कि एग्जाम के 1 घंटा पहले मुझे कोई क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना, मुझे बस देखना हर टॉपिक के फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। तो ये आपकी जो नोटबुक है, जो आपका रजिस्टर है, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें कंसोलिडेटेड एक जगह पर होंगे और आपके हाथ से लिखे हुए होंगे। वैसा तो बुक में है ही हर टॉपिक के बाद, पर वो हर टॉपिक के बाद है। समझ में आ गई? आपके नोटबुक में, आपके रजिस्टर में आपके हाथ से लिखे हुए होंगे और उसमें उनकी डेरिवेशन होगी, उसमें रिलेटेड पॉइंट्स भी होंगे, ताकि वो मेमोरेबल में आ जाए। समझ में आ गई बात? चलिए, अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं। देखिए, फर्स्ट बुक होगी हमारी जिसमें 2 वॉल्यूम होंगे। ठीक है, बुक 2 होगी फॉर्मूला ऑफ ईच टॉपिक एंड थ्योरी। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, हर टॉपिक के बाद भी होंगे आपके फॉर्मूले और अलग से बुक में भी दे देंगे। ठीक है, बुक 3 में केवल केस सिनेरियोज होंगे जो भी आईसीआई ने इशू करे हुए। अब एक बात ध्यान रखना, हम सबसे पहले अलग से कोई आरटीपी, एमटीपी या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अलग से नहीं करेंगे। अलग से करने का मतलब टॉपिक के अंदर ही मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए ताकि साथ साथ हो जाएं। क्लियर पार्ट? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम समझते हैं बेटा बेसिक टर्म क्या है। ठीक है, देखो बात करें बिजनेस की, कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला ट्रेडर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और सर्विस। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सामान लिया, बेचा, अपना पैसा कुछ नहीं लगाया। ठीक है, एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह बेच दिया, एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह बेच दिया, बस। समझ गए बात को? तो वहां कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो उसमें हमें कॉस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। बस वो तो क्या होता है कि भैया 1000 रुपए का सामान लिया, 1200 में बेच दिया, 2000 रुपए का सामान लिया, 2500 में बेच दिया। समझ गए? वो तो बस मार्जिन पर हम उसको परचेज एंड सेल कहते हैं, यानी ट्रेडिंग। तो वहां कॉस्टिंग की हमें आवश्यकता होती नहीं है। अभी समझाते हैं कॉस्टिंग क्या होती है। पहले बिजनेस समझ, मैन्युफैक्चरर।
मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, गुड्स बनाना, पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, समझ गए, पीसीयू बना रहे हैं, टेलीविजन बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं। तो बनाना यानी प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, वहां हमारी कॉस्टिंग लगती है, राइट। कैसे, वो भी समझाते हैं। एक होता है सर्विस, मतलब कुछ बना नहीं रहे, बस सर्विस दे रहे हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिटर्न भरवानी है ना, डॉक्टर्स हैं कि भाई हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई भी मरीज आता है तो उसको टेस्ट करके बीमारी के हिसाब से दवाई लिख देते हैं, तो वो सर्विस दे रहे हैं। लॉयर्स हैं, किसी को प्रॉब्लम हो गई तो कोर्ट में केस लड़ना है तो वो लॉयर के थ्रू लड़ते हैं, लॉयर उनकी फाइल बनाकर एक तरह से केस पुट अप करते हैं जज के सामने, तो वो अपनी सर्विस देते हैं, तो वहां भी कॉस्टिंग अप्लाई होती है ना। आपको यहाँ से मान लो शिमला जाना है, तो मान लो आपने कोई बस हायर की है, तो उसका खर्चा, यानी वो सर्विस दे रहे हैं। आप कुछ बना थोड़ा ना रहे हो, या कोई जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं कुछ बना थोड़ा ना रहे हैं, बस दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू यू, समझ गए बात को, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं। तो वहां पर भी कॉस्टिंग अप्लाई होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझो कॉस्ट किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो पेन बना रहे हैं, मान लो चेयर बना रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा लग रहा है, वो सारी कॉस्ट है, वो सारी उसकी उसमें जोड़ दी जाएगी, ठीक। अब जैसे मान लो आप चेयर बना रहे हो, सपोज एक एग्जांपल है, हम चेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब चेयर बनाने में क्या खर्चा लगेगा, लकड़ी लगेगी। अब जो लेबर है, कारपेंटर जिसको कहते हो, वो लकड़ी को काटेगा पीटेगा, है ना, उसमें फेविकोल लगाएगा, कीले लगाएगा, समझ गए, उसका खर्चा। जिस रूम में वो चेयर बना रहा है फैक्ट्री में, वहां का किराया, समझ गए, कीले, फेविकोल। अब कई लोग काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर सुपरवाइजर भी होता है, जो चेक करता रहता है कि सारे वर्कर कहीं मोबाइल पर बात तो नहीं कर रहे। कहीं पता लगा अपना सवेरे 10 बजे आए, 6 बजे तक कुछ काम करा नहीं ढंग से और चले गए, तो सुपरवाइजर भी तो सुपरवाइज करेगा कि भैया पूरा काम कर लो सही से, मोबाइल अपना साइड में रखो, है ना, ठीक है। जब चेयर बन जाती है तो मार्केट तक ले जाने में उसको सेल्समैन की जरूरत पड़ती है, उनकी सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, यानी चेयर बनाने में जितने भी खर्चे लग रहे हैं उन सबको जोड़ दो तो वो उसकी लागत आ जाती है। बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो आप क्लास हमारी परचेज करते हो, तो जो फीस आप हमें दे रहे हो वो आपका खर्चा है, नहीं। आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, उसका डेप्रिसिएशन है, नहीं। जो आप रजिस्टर ले रहे हो उसका खर्चा है, पेन स्टेशनरी है, जिस रूम में आप क्लास देख रहे हो उस रूम का खर्चा है, लैपटॉप है उसका डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे जोड़कर उसकी कॉस्ट बन जाती है। अब कॉस्ट क्यों जरूरी होती है, अरे भाई कॉस्ट जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि मैं अपना प्रॉफिट लगाकर कितने में बेचूंगा। पता लगा आपने एक चेयर बनानी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, वो चेयर की आपने सोचा यार लकड़ी कितने की आएगी, लेबर कितने की लगेगी, रूम का रेंट कितने का लगेगा, कीले कितने की लगेंगी, फेविकॉल कितने का लगेगा, ये जो सुपरवाइजर होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी तो होगी, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मार्केटिंग भी तो करोगे, सोशल मीडिया भी तो डालोगे, सेल्समैन भी तो रखोगे। ये सब खर्चे जोड़कर आपने क्या करा, अंदाजा लगाया कि 2,000 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है। अब आप सोच रहे हो यार जो पैसा लगा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, 500 रुपए तो कम से कम प्रॉफिट चाहिए, तो 2,500 रुपए में आप बेचना चाहोगे। फिर आप देखोगे यार बाजार में क्या 2,500 रुपए में बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। आपको लग रहा है मार्केट सर्वे किया तो यार ये 2,200 में बिकेगी, तो आप सोचोगे यार 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कॉस्ट ने आपको निर्णय लेने में हेल्प करी ना कि यार ये चेयर आपको इतना लाभ देगी, क्योंकि इतने में बिकेगी ये तो निश्चित है, मार्केट सर्वे से। कॉस्ट हमारे हाथ में, जो पैसा आप खर्च करोगे। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है वो उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, ध्यान रखना। अच्छा, कई बार डेफिनेशन लिखते हैं एग्जाम में तो यहां पर हम एक्सपेंडिचर लिख देते हैं बेटा, वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ना बहुत माइन्यूटली आपकी चीजों को चेक करता है। एक्सपेंडिचर लॉजिकल गलत है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस सेम नहीं है।
एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीद रहे हो कोई, बिल्डिंग खरीद रहे हो कोई, समझ में आ गई। एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर का, तो डू नॉट राइट एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड एक्सपेंडिचर इट मींस सीम्स टू बी नेचर कैपिटल, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड एक्सपेंस सीम्स टू बी नेचर रेवेन्यू, समझ में आ गई। चलो, टू बी इनकर्ड खर्च होगा या तो बनाने में, सेल बनाने और सेल करने में, ठीक है, गुड्स के, या फिर सर्विस देने में, बात समझ में आ गई। अब डॉक्टर है, अब जैसे हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस देने में मेरा कौन सा खर्चा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कौन सा खर्चा होगा, इस रूम का रेंट दे रहा हूं मैं, नहीं, मेरी कॉस्ट लग रही है, मैंने पीएन रखा हुआ उसकी सैलरी दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको पेमेंट दे रहा हूँ, इंक्रिप्शन जा रहा है उसकी पेमेंट जा रही है, तो जो भी मेरा खर्चा लग रहा है इससे रिलेटेड मैं सारा जोड़ दूंगा तो मेरी क्लास की कॉस्ट बन जाएगी। जो मैं दे रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बता दी, तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसके हिसाब से हम देखते हैं, समझ में आ गई। कि अगर मैं सोचूं आप चेयर खरीद रहे हो 2500 रुपए की, तो आपके लिए 2500 कॉस्ट है क्योंकि आप खरीद रहे हो 2500 की, मैं बना रहा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट 2000 रुपए की है, बना रहा हूं तो मुझे फायदा भी तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट आल्सो इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेटा ऐसे समझना, सिंपल सी एक लाइन समझाता हूं, पैसे का ना आना भी जाना होता है, दोबारा बोलो, पैसे का ना आना भी जाना ही होता है, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप कहते हो सर अभी हमने समझा क्लास परचेज की कॉस्ट, है ना, जिस रूम में बैठकर आप क्लास देख रहे हो, अगर आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने वो बिल्डिंग, वो हाउस खरीद के रखा हुआ है, तो उस रूम का आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है ना, ये, या ये समझोगे कि अगर मैं वो रूम, क्योंकि आपने ऑक्यूपाइड कर लिया अगर वो रूम किराए पे देते, समझ रहे हो, तो किराया आता, क्योंकि आपने ऑक्यूपाइड कर लिया तो किराया नहीं आ रहा, तो ना आना भी तो जाना हुआ, समझ गए, तो वो भी तो कॉस्ट है। तो कॉस्ट केवल वो नहीं होती जो जेब से जा रही है, किसी वजह से पैसे का नहीं आना होता है, वो भी एक तरह से जाना ही हो गया, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड कर रहा हूं, समझ में आ गई, क्योंकि मैंने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया तो मैं किराए पे नहीं दे पा रहा, तो किराया नहीं आ रहा, तो वो ना आना या आके चले जाना कॉस्ट तो हुई, इज दैट क्लियर। तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। सिंपल से ध्यान रखो बात, पैसे का ना आना भी जाना होता है, ठीक है, और आगे डिटेल में समझेंगे हम बेसिकली। तो कॉस्ट किसे कहते हैं, वो खर्चा जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, वो सारी कॉस्ट है, क्लियर बात। ध्यान रखना, जैसे हमने ये कहा कि कॉस्ट सारी जोड़ दी चेयर बनाने में, लेट्स से 2000, मार्केट में बेच रहे हैं हम 2500 की, लेट्स से सपोज, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का, 500 का बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान से समझना, ये मेरी कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली, मैंने प्रॉफिट कमाया 500 रुपए का, है ना, अब मैं इस पर टैक्स दूंगा, ठीक है, मान लो 50 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कंपनी है तो उसके और खर्चे होंगे जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, है ना, समझ गए। तो बेटा ये ना कॉस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, इसको कॉस्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला खर्चा नहीं है। ये तो ये कहेंगे कि यार हमने मान लो 60 रुपए का खर्च कर दिया तो 440 रुपए घर ले गए, तो ये टेक होम प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में से हम, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट में से कुछ भी पे करें, इनकम टैक्स पे करें हम, ठीक है, या कोई और खर्चा पे करें, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस पे करें, डिविडेंड पे करें, हम कंपनी डिविडेंड पे करती है ना, तो वो कब देती है, जब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में से जो दिया जाएगा वो कॉस्ट में नहीं आएगा। अभी आपको और डिटेल में आगे बता दूंगा कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आती, अभी आपको रफली समझना है, प्रॉफिट में से जो दिया जाता है वो कॉस्ट में नहीं आता। हो गया बेटा, कॉस्ट किसे कहते हैं, वो खर्चा जो हम प्रोडक्ट को बनाने में खर्च करते हैं, ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आगे, पर ध्यान रखना अकाउंट्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं लेते, अकाउंट में क्या करते हैं, तो जो भी जेब से जा रहा है भैया वो रिकॉर्ड कर लो,
जो भी आपकी जेब से जा रहा है, वट एवर यू हैव टू इनकर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम अकाउंट्स की परिभाषा में नहीं लेते हैं, कॉस्टिंग में लेते हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। चलिए सेकंड, कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस आईएनजी। आईएनजी समझते हैं ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो कॉस्टिंग का मतलब है करते जाओ करते जाओ, यानी वो टेक्निक, वो प्रोसेस, ठीक है, जिससे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और लगातार बेसिस पर। क्योंकि एक बार कॉस्ट निकाल ली तो सर हो गया ना बस 10 साल का काम, ऐसे थोड़ा होता है। क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है, सप्लायर मटेरियल के रेट कम बढ़ती करता रहता है, समझ रहे, लेबर के रेट बदलते रहते हैं, तो खर्चे बदलते रहते हैं, तो इसलिए बार बार हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब किस तरीके से निकालोगे आप भाई? जैसे चेयर बना रहे हैं तो पहले मटेरियल है ना, कि वुड कितने की आई, फिर उसके बाद लेबर लगेगी, एक दिन में वो कितनी चेयर बना लेगा। सर एक दिन में 1000 रुपए लेता है, 2 चेयर बना लेता है, तो इसका मतलब एक चेयर पर 500 रुपए का खर्चा, समझ रहे हो। कीले लगाए, फेविकोल लगाई, तो कितनी फेविकोल एक में कंज्यूम हो रही है। रेंट एक महीने में दे रहा हूं मैं 20,000 रुपए, एक महीने में 2000 चेयर बन रही हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो एक चेयर पर बर्डन आ गया। तो ये तरीका बता रहा हूं, तो इस तरीके से हम क्या होता है कॉस्ट को निकालते हैं। और ये कैसे शो करते हैं हम? टी फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में। अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट क्रेडिट का फॉर्म नहीं होता। जब प्रेजेंटेशन करने का तरीका, कॉस्ट को निकालने का तरीका, भाई हर एक काम को करने का तरीका होता है कि नहीं? चाय बना रहे हो, चाय का भी तरीका होता है, सब्जी बना रहे हो, सब्जी का भी तरीका होता है, समझ रहे हो बात को। अब खिचड़ी बना रहे हैं, मान लो, उसका भी तरीका होता है। नहीं, ये तो नहीं कि पहले चावल खा लिए फिर दाल खा ली, पेट में जाके हो जाएगा, नहीं ना। तो हर एक चीज का जब तरीका होता है तो कॉस्ट का भी तरीका हो गया, तो कॉस्ट के तरीके को कॉस्टिंग कहते हैं। और ये एक बार नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर हो की बात भाई? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। अच्छा, फिर हाँ, अकाउंट में तो हम क्या होता है कि अकाउंट्स बनाकर मैनेजमेंट को भी देते हैं, शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, पब्लिकली पब्लिश करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं, ये सिर्फ अपने लिए, ये सिर्फ हम अपने लिए जानना चाहते हैं कि यार मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, ताकि मैं ये देखूं कितना प्रॉफिट में कमा पाऊंगा। ठीक है, और ये पब्लिश इसलिए भी नहीं होता कि भैया अगर पब्लिक को पता लग गया कि यार एक कोल्ड ड्रिंक में इतनी कॉस्ट आ रही है, समझ रहे हो, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं भैया, ये तो बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो कॉस्ट कभी भी पब्लिकली पब्लिश नहीं होती है, सिर्फ इंटरनल मैटर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का तरीका। मतलब मटेरियल कहां से आया, लेबर को पेमेंट कितनी दी, है ना, चेयर बनाने में कीले लगी तो कितनी लगी, कितना फेविकोल लगा, कितना रेंट का हिस्सा जाएगा, कितनी सैलरी जाएगी मैनेजर की। तो तरीका कॉस्ट को इकट्ठा करने का, ठीक है, फिर उसको जोड़कर प्रोडक्ट पर डालना, ये कॉस्टिंग कहलाती है। आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट से ही समझ आ रहा है, मैनेज यानी मैनेज करना। ठीक है, तो इसका एक बार जरा डेफिनेशन समझ लो। इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। कैसे? कैसे? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देकर, ताकि मैनेजमेंट वुड बी एबल टू टेक डिसीजन, प्लान एंड कंट्रोल द सिचुएशन। समझ गए? मतलब कॉस्ट निकालनी। ध्यान से सुनो, कंपनी में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। कंपनी में क्या होते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है। एक बताना ना, कॉस्टिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप मेरे तरीके से पढ़ना। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करते हैं? कॉस्ट निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के देते हैं कि सर आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, मोबाइल, मोबाइल बनाने में इतना खर्चा आएगा, चेयर, चेयर बनाने में इतना खर्चा आएगा, शर्ट बना रहे हो, शर्ट में इतना खर्चा आएगा। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करके, ठीक है, ये किसको देंगे? मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। नहीं भाई, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं हम, कि यार ये सौदा
वर्थवाइल भी है या नहीं है, हम इतना पैसा लगाएंगे, इस पे रिटर्न इतनी आ भी रही है या नहीं आ रही है ना। तो जब मैनेजमेंट को हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तब मैनेजमेंट ये डिसाइड करते हैं कि भैया 2,000 रुपए में एक चेयर पड़ रही है और 2,500 रुपए की 2,500 की बिकेगी, 500 का प्रॉफिट होगा। एक महीने में मान लो मैं 1,000 चेयर बनाता हूँ, नहीं तो एक महीने में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, और मैंने कितना पैसा लगाया है, वो पैसा अगर मैं बैंक में जमा करा दूं, फिर मतलब म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो रिटर्न कितनी आएगी, मैं यहाँ खुद भी लग रहा हूँ। तो मैनेजमेंट सोचते हैं कि यार कंपनी है, शेयर होल्डर का पैसा है, डिविडेंड भी देना है, तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। मैनेजमेंट तब डिसीजन लेंगे कि यार ये प्रॉफिट हमारा जस्टिफाइड है या नहीं है ना। तो ये 2,000 रुपए आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है ना। सोचो अगर ये मान लो 2,400 रुपए की होती और 25 रुपए में बिक रही होती, नहीं तो 100 रुपए के हिसाब से वर्थफुल नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसे क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है बात। अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जोड़ दो कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट, सेम वही, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट से संबंधित देता है, ठीक है, तो उसको कॉस्ट मैनेजमेंट कह देते हैं। अब खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े तो क्या होगा, कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मार्केटिंग की भी मिलेगी। ध्यान से सुनो ना, कॉस्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क होगा कॉस्ट मैनेजमेंट में केवल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग की भी इंफॉर्मेशन आएगी। अब ये समझो कि मैनेजमेंट है ना, इनके पास तो इंफॉर्मेशन कहां से आएंगी, कई जगह से आएंगी ना। मार्केटिंग की भी आएंगी, मार्केटिंग वाला कहेगा कि सर इतना ऐड करो, ये पोजीशन है मार्केट की, इतने में बिकेगा, समझ में आ गई। कॉस्ट अकाउंटेंट ये कहेगा इतनी कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन देगा मैनेजमेंट को उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। और जो मार्केटिंग वाला देगा, समझ गए, जो दूसरा देगा R&D करके कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकेगा, किस एरिया में, अलग अलग एरिया से इंफॉर्मेशन आएंगी, उनको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और केवल कॉस्ट वाला देगा उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। आगे को समझ में, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म होगी, कॉस्ट मैनेजमेंट उसका पार्ट हो गया। क्योंकि जब मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है ताकि वो डिसीजन ले सकें, कहां से, सब जगह से, मार्केटिंग से भी, R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भी। R&D का मतलब ये R&D वाले बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट उस एरिया में नहीं बिकेगा, इस एरिया में ज्यादा अच्छी सेल होगी, है ना, इस एरिया में मॉडरेट सेल होगी, समझ गए सर, यहां से माल खरीदो, इस एरिया में माल बेचो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और फिर जब कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। समझ में आ गई। नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, मतलब कॉस्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि कॉस्ट एस्टिमेट करना, मेन यही है कि भाई किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो फायदा क्या, है ना। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कितना खर्चा लग रहा है, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद ही तो पता लगाएगा कि मार्केट के हिसाब से कितने रुपए में बिकेगा और प्रॉफिट कितना होगा। वैसे सिंपल सी बात, जैसा भी बताया कि चेयर बनाने में 2,000 का खर्चा है, सब जोड़ लिए, मटेरियल, लकड़ी जोड़ ली, फेविकॉल जोड़ दिया, कारपेंटर के पैसे जोड़ लिए, रेंट जोड़ लिया, मार्केटिंग सब जोड़ दिए, ठीक है। अब मार्केट में देखा 2,500 में बिक रहा है तो 500 का प्रॉफिट। तो ये पहला हो गया उद्देश्य, ये दूसरा हो गया। तो मेन उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट बताना लास्ट में। तो जब तक कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं होगी तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो पता लगी जाएगी, तो मार्केट सर्वे से पता लगेगी, ठीक है। मेन आता है अगला, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि हम ना अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कम नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए कि आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। तो प्रॉफिट कैसे कमाएं, कॉस्ट को कम करो। कॉस्ट को कम करने के दो तरीके हैं हमारे पास, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दो ना, कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रण में रखना,
मतलब लक्ष्मण रेखा बना दी, उसके अंदर रखना। अगर उसके पार चली जाएगी तो फिर भैया फिर तो नुकसान हो जाएगा, फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं इसके लिए, मतलब हाउ टू डू द कंट्रोल इन कॉस्ट, वो बता रहे हैं। कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब कैसे अपने हाथों में बांधोगे। अगर कोई स्टेप नहीं उठाया, नहीं तो ये तो रेत है, मुट्ठी में जितना रखोगे फिसल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक बात है। अच्छा, सिंपल सी बात है, जैसे आपने सोचना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है, तो एक बजट बना लेते हो ना, यार पिकनिक पर जाने में इतना बस का खर्चा, ठीक है, आने जाने का, इतना वहां पर रहने ठहरने का, इतना वहां पर खाने का, इतना वहां पर शॉपिंग का, तो बजट बना लेते हो ना। तभी तो पेरेंट्स से मैसेज लेते हो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं तो हमें 50,000 रुपए का खर्चा लगेगा। तो ये आपका बजट हो गया। अब आप जो करोगे वो ऐसा करोगे ना कि खर्चा 50,000 में ही रहे। मान लो खर्चा 50,000 से क्रॉस कर जाएगा तो आपका जो प्लान है, आपकी जो पिकनिक है, आपको जो विजिट है वो बिगड़ जाएगी। यही इंडस्ट्री में होता है कि पहले आप क्या करते हो, बजट बना लेते हो। हर इंडस्ट्री क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक बजट बनाती है कि भी देखो हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है, इतने प्रोडक्ट बनाने में इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेंगी, इतने खर्चे लगेंगे, वो बजट तैयार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया बेटा, बजट बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो गया, बजट बनाना, सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर मिलेगी, आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, है ना। फिर जब बजट बना लिया कि भाई हमने सपोज ये कह दिया कि हम 1,000 चेयर बनाएंगे, ठीक है, तो 2,000 रुपए के हिसाब से हमारी ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब जब काम करना शुरू करा तो एक्चुअल में मटेरियल खरीदा, लेबर को पेमेंट दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, मार्केटिंग के खर्चे करे। सपोज वो खर्चे हमारे 25 लाख के हो गए, तो 5 लाख का खर्चा बढ़ गया तो आपका लॉस हो जाएगा। यानी आप कैसे कंट्रोल करोगे, हाँ तो सुनो, अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी बजटेड कॉस्ट से ज्यादा आ रही है तो आप सोचोगे अब हो तो गया, ठीक है, फैक्ट्री तो चला नहीं है, गोइंग कंसर्न है, तो आप ये सोचोगे यार किन कारण की वजह से ये ज्यादा आ रही है, कारणों को ढूंढोगे। क्या मटेरियल मैंने महंगा खरीद लिया, बजट बनाया था कि मुझे 100 रुपए पर स्क्वायर फुट खरीदना मटेरियल, आपने 120 खरीदा, क्यों, क्या परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं करा आपने, पकड़ो कौन जिम्मेवार है ना, उसकी सैलरी काटो ताकि आगे से ना बढ़े। समझ में आ गई बात। लेबर, लेबर को अपॉइंट किया आपने, आपने सोचा लेबर इस महीने हम 100 लेबर से काम कर लेंगे और उनको हम डेली के हिसाब से 1,000 रुपए देंगे, आपने 120 लेबर अपॉइंट कर लिए होंगे, आपने ज्यादा लेबर को पेमेंट कर दी होगी, तो एचआर डिपार्टमेंट से को पकड़ोगे कि भाई देखो जो बजट था तुमने उसको क्रॉस कर दिया, क्यों, क्या कारण रहा, आपने लेबर एजेंसी से बात नहीं करी, आपने नेगोशिएट ही नहीं करा होगा, तो उनकी सैलरी काटो। तो ऐसे आप रेमिडियल स्टेप लोगे ताकि आपका अगली बार एटलीस्ट जो एक्चुअल खर्चा है वो बजट के अंदर रहे, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट का। बोलो क्लियर हो गया पार्ट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेट करना, प्रॉफिट एस्टिमेट करना विद सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी कॉस्ट मेरी मुट्ठी में रहे, कॉस्ट मेरे अनुमान में रहे, क्योंकि कॉस्ट अगर मेरे दायरे से बाहर हो जाएगी, वो कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसारो, तो कॉस्ट अगर मेरे दायरे से बाहर हो जाएगी ना तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा, फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। तो कॉस्ट कंट्रोल समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए अगला चलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। सर यही तो कॉस्ट कंट्रोल, अरे रुको भाई रुको, विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, फीचर्स को कम करे बगैर कॉस्ट को कम करना, ठीक है, ये कहलाता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। मतलब आप कुछ भी करो, अब कॉस्ट कंट्रोल में तो पहले बजट बना लिया था सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब उसी के अंदर हमें क्या करना है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। हमें अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी हमारी वही रहे, कस्टमर विल गेट द सेम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कम हुआ तो भाई से फिर तो वो आएगा ही नहीं लौट के, फिर क्या करोगे कॉस्ट कम करके, फिर घर के शोरूम में तो ना रखना, मुझे कस्टमर को बेचना है, तो कॉस्ट को
कम करना विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो मैं 4 चीजें बताऊं कैसे। कहना बहुत आसान है, बताना पड़ेगा कैसे सर। ठीक है, तो प्लेट ये ध्यान रखना। ठीक है, पी का मतलब प्रोडक्ट रीडिजाइन, पी का मतलब प्रोडक्ट रीडिजाइन। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। क्या है, एक पहले मारुति जैन प्रोडक्ट था। ठीक है, पीछे वाइपर आता था कि भी पीछे अगर बारिश आ रही है मतलब बाहर, तो पीछे वाइपर था वो साफ कर देता था। तो उससे ना उनकी कॉस्ट बढ़ती थी, तो उन्होंने क्या करा, पीछे का वाइपर हटा दिया। समझना बात को। ठीक है, और प्रोडक्ट में दूसरे फीचर्स बढ़ा दिए, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बदला नहीं, तो इससे कॉस्ट कम हो गई। ये कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है, ये परमानेंट रिडक्शन होता है। प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, जैन स्टीलो कर दिया। समझ में आ गई बात। तो इसको ये नहीं करे फीचर कम हो गए, एक फीचर कम करा 4 बढ़ा दिए, the customer will get the same satisfaction, बल्कि हायर सेटिस्फैक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर कहता है कि मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कस्टमर कहता है कि ये मुझे जरूरत नहीं है। अब जैसे चेयर है, समझना, अब चेयर के टॉप पर सनमाइका लगा है। ठीक है, जो नीचे का पार्ट है अनसीन एरिया, उस पर सनमाइका लगा के क्या करोगे, उस पर सिंपल सा सिर्फ एक वार्निश हल्का सा पेंट कर दो, तो आपके पैसे बचेंगे। तो यानी वो एक्टिविटी भी जिसमें कस्टमर की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें अननेसेसरी पैसे खर्च क्यों करो, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रीडिजाइन। ठीक है, लर्निंग इफेक्ट दूसरा, जब हम एक काम को अच्छे से बार बार करते हैं तो उसमें हमारी परफेक्शन आ जाती है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज, सबसे बड़ी एग्जांपल है मोबाइल फोन। सबसे बड़ी एग्जांपल है मोबाइल फोन, कि जब मोबाइल आया था, समझ रहे हो, तो बिल्कुल सिंपल से मोबाइल फोन की कीमत भी वैसे 1 लाख रुपए थी। आज वो सिंपल सा मोबाइल फोन 1000 रुपए में मिलता है। क्यों? टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई ना, तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, परमानेंट हो गई। ठीक है, लास्ट ई, वॉल्यूम बढ़ा दो। जब आप ज्यादा माल बनाओगे तो अपने आप कॉस्ट आपकी इफेक्टिवनेस आ जाएगी, तो ये कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। बात समझ आ गई। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट के, कॉस्ट को अनुमान लगाना, प्रॉफिट एस्टिमेट करना। कैसे? सेलिंग प्राइस के थ्रू। सेलिंग प्राइस कैसे पता लगेगी? मार्केट सर्वे करके। ठीक है, तीसरा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे? बजट बनाकर। सबसे पहले बजट बनाओगे कि भी हमारा बजट इतना है, फिर एक्चुअल जो खर्चा आ रहा है उसको बजट से कंपेयर करोगे, फिर देखोगे डिफरेंस क्यों आ रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसके कान पकड़ोगे, उसकी सैलरी काटोगे अगर उसकी गलती पकड़ी गई तो, ताकि अगली बार कॉस्ट बजट के अंदर ही आए। ये कहलाता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका। कॉस्ट रिडक्शन यानी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो, फिर कॉस्ट को कम करो। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर दो। कुछ फीचर ऐसे हैं जो कस्टमर नहीं मांगता, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बदलता नहीं है। अनसीन एरिया है, कार है, चेयर है, जो नहीं दिखते वहां पर अननेसेसरी पेंट मत करो। जो कस्टमर फीचर नहीं मांगता उसको हटा दो, बल्कि दूसरे बढ़ा दो, जिसमें नेट कॉस्ट कमाई परमानेंट हो जाएगा। क्लियर पार्ट? लर्निंग इफेक्ट, बार बार अच्छे से काम करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपकी परफेक्शन स्टेज आ जाएगी, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है कॉस्ट अपने आप कम होती चली जाती है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे, मतलब बड़ा सोचो कहते हैं ना, तो बड़ा करोगे तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बात है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आता है बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना, मतलब कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट है, कंपोनेंट। तो जैसे कहते हैं बिल्डिंग बना रही है, तो बिल्डिंग में क्या क्या लगा है, ईंटें लगी हैं, रेता लगी है, सीमेंट लगी है ना, ये सारी चीजें क्या होता है उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो देख रहे हैं हम। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहले मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मटेरियल में 2 चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी 2 आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम ओवरहेड कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको मिलाकर हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह देते हैं, या कह देते हैं प्राइम कॉस्ट।
ये ध्यान रखना। अब एक एक करके समझो जरा। मटेरियल तो समझ में आ गया कि फिनिश गुड्स में जो सामान लग रहा है ना, जैसे चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी लग रही है, कीले लग रही हैं, फेविकोल लग रहा है, शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा लग रहा है, बटन लग रहे हैं, धागा लग रहा है, ये सारा क्या है, मटेरियल है। समझ में आ गया। जो बना रहा है कारपेंटर, उसको पैसे दे रहे हैं, लेबर है। उनके ऊपर जो खड़े हुए चेक कर रहे हैं कि भी काम ठीक से करोगे, मोबाइल पे बात तो नहीं कर रहे, उनको पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉइज है वो। जिस कमरे में काम कर रहे हैं उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी बताते हैं। मटेरियल में अब दो चीजें आ गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझना बात को, ठीक है। मटेरियल में हमारी दो चीजें आ गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेटल का मतलब हमने क्या बताया आपको, जो फिजिकल कॉमोडिटी होती है, जो फैक्ट्री में हम यूज करते हैं, ठीक है, जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल। जैसे लकड़ी हो गई तो लकड़ी से चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी हमारा क्या है, मटेरियल है। कपड़े से शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा क्या है, मटेरियल है। कैलकुलेटर है तो प्लास्टिक से कैलकुलेटर कन्वर्ट हो रहा है, और भी सामान लग रहा है। तो जो मटेरियल लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, राइट, हम उसकी बात कर रहे हैं। चले, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ईंटें लग रही हैं, कपड़ा बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा, चेयर बना रहे हैं तो वुड। आप ध्यान से समझना, ये दो होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, हम इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल होता है कि जो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकें, हाँ भाई ये इसका, ये इसका, ये इसका, इंटीग्रल पार्ट होता है वो। और जो इनडायरेक्ट होता है ना, वो कॉमन होता है, वो छोटा होता है, वो कहीं भी फिट कर लो उसको। पर डायरेक्ट एक्सक्लूसिवली होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, मेन होता है। दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, अब जैसे चेयर बना रहे हैं तो मेन पार्ट क्या है, लकड़ी, जो फेविकॉल है, जो फेविकॉल है, ठीक है। और जो कीले हैं ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि लकड़ी डायरेक्टली दिखाई देती है, इंटीग्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, मुख्य है। सहायक जो होता है, जो कॉमनली, मतलब मैं कितनी चेयर बना रहा हूं, लाल रंग की बना रहा हूं, हरे रंग की बना रहा हूं, पीले रंग की बना रहा हूं, ठीक है, सब में फेविकोल एक जैसा लगेगा, तो जो सब में लगे एक जैसा वो इनडायरेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। अब ऐसा तो ये कहोगे लकड़ी तो सब में एक जैसी लगेगी, पर वो हम ट्रेस कर सकते हैं कि सर एक चेयर में कितनी लकड़ी लग रही है। क्लियर फंड। पर सर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि एक चेयर में कितना फेविकोल लगा, तो अंदाजा लगाते हैं। अब शर्ट बना रहे हैं तो कपड़े का अंदाजा लगाना बहुत आसान है, कितना कपड़ा लगा, 2 मीटर 3 मीटर, है ना, सबके लिए अलग अलग कपड़ा होगा। पर बटन, थ्रेड्स, ये कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं, इनको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अच्छा और एग्जांपल देता हूँ, सब्जी बना रहे हैं तो जो कच्ची सब्जी है वो रॉ मटेरियल है। मसाले, है ना, मसाला तो सभी प्रकार के डिश में लगेंगे कॉमनली, तो मसाले इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आ गई? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेबर। सेम, लेबर का मतलब भी वही है कि भैया जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो, ठीक है, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, वो लेबर डायरेक्ट लेबर कहलाती है। मतलब क्या होगा, जैसे चेयर बना रहे हैं तो जो कारपेंटर है उसको जो पैसे दे रहे हैं वो केवल चेयर बनाने में लगा हुआ, उसका कोई और काम नहीं है, उसका कोई और काम नहीं है, तो उसकी जो तनख्वाह है, उसको जो पैसे दे रहे हैं वो चेयर में जुड़ जाएगी। मतलब सर मैं अगर कारपेंटर को मान लो 2000 रुपए दे एक दिन के, और वो कहता है कि मैं एक दिन में सर 2 चेयर तैयार कर देता हूं, नहीं, तो एक चेयर पर हम 1000 रुपए लेबर डाल देंगे, ये डायरेक्टली हुआ, ठीक है। शर्ट बना रहे तो टेलर मास्टर, समझ में आ गई बात। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ना हो, कॉमन यूज हो, मतलब जो सारे काम करे, जो सारे काम करे, समझ गए। सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, मैनेजर हो गया, पीएन हो गया। भाई पीएन तो सबको पानी पिलाएगा, सुपरवाइजर तो सभी लेबरों को सुपरवाइज करेगा, है या नहीं है।
एक मिनट, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे सपोज करो ये एक लेबर है, ठीक है, मिस्टर एक्स। ये एक लेबर है, मिस्टर वाई। ये चेयर बना रहे हैं, नंबर 1। ये चेयर बना रहे हैं, नंबर 2। राइट। अब एक लेबर और है, मान लो, ठीक है, जेड। ये चेयर बना रहे हैं, नंबर 3। अब इनके ऊपर एक सुपरवाइजर है, इनके ऊपर एक सुपरवाइजर है, समझ गए? ये तीनों को सुपरवाइज कर रहा है। तो जो पैसे मैं इन एक्स वाई जेड को दे रहा हूं, तो वो तो डायरेक्ट इस चेयर में जुड़ जाएंगे। पर जो सुपरवाइजर को दे रहा हूं, वो पैसे क्या एक्स में जुड़ेंगे या 2 में जुड़ेंगे या 3 में जुड़ेंगे? तीनों में जुड़ेंगे ना, बटकर। समझ में आया कि बटकर, क्योंकि इसका काम सबको सुपरवाइज करना है। तो इसको जो पैसे दे रहा हूं वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि सब में बट जाएंगे। तो जो बटे वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्टली आ जाए वो डायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आ गई? ओके बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली एक्सक्लूसिव एक के लिए हो, मेन हो, और जो सबके लिए कॉमन हो। फेविकोल लग रहा है, कीले लग रही है, सब्जी बना रहे हैं, मसाले लग रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, तो धागा सबके लिए एक जैसे ही आ गया, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट कॉमन इस्तेमाल हो रहा है। सुपरवाइजर है, पीएन पानी पिला रहा है, जैसे ये स्टूडियो है मान लो, अब इस स्टूडियो में जो पीएन आता है, पानी पिलाता है, तो वो दूसरी जगह भी, हमारे दूसरे स्टूडियो में तो है, तीसरा स्टूडियो में तो है, तो वो पीएन सबको पानी पिला रहा है, तो उसकी सैलरी सब में बटेगी ना। अब मान लो इस स्टूडियो में मैंने एक एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डिंग का बंदा रखा हुआ है, वो दूसरा काम नहीं करता, तो उसकी सैलरी इसी में बटेगी, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। क्लियर हो गया पार्ट में? चल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, जैसे रॉयल्टी पेड, समझो डायरेक्टली ट्रेसेबल, मतलब प्रोडक्ट का खर्चा है, मटेरियल नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है कुछ भी, पर खर्चा है, पर है इसी प्रोडक्ट का। मतलब जैसे मैंने ये पेन बनाया, अब मुझे लग रहा है, या मैंने चेयर बनाई, चलो चेयर का एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने चेयर बनाई तो भाई मुझे लग रहा है यार चेयर तो इतनी नहीं बिक रही, तो मैंने सोचा क्या करूं, लोग तो यार ब्रांड के पीछे भागते हैं, मेरा तो ब्रांड धीरे धीरे बनेगा ना। तो मैंने क्या काम करा, डूरियन कंपनी से बात कर ली, या किसी ब्रांड कंपनी से बात कर ली, और कि भाई मैंने जो चेयर बनाई है वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है, चेक कर लो। तो एक काम करो, आप अपना नाम मुझे दे दो, मैं अपनी चेयर पर आपका नाम पेस्ट कर देता हूं, और अपने ही रॉयल्टी लेते रहना। हाँ, मैं आपके सारे दिशा निर्देशों को पालन करूंगा, कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जो ताकि आपका ब्रांड खराब हो। तो वो कहेंगे हमें क्या फायदा होगा, तो हम उनको जो पेमेंट देंगे पर चेयर, वो कहलाएगी रॉयल्टी, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर होगा? चलिए, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं कॉमन खर्चे, ओवरहेड। अब जिस कमरे में काम कर रहे हैं हम, उस कमरे का किराया, तो उस फैक्ट्री का किराया तो सभी प्रोडक्ट के लिए जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए है, डेप्रिसिएशन सबके लिए, एडवर्टाइजमेंट सबके लिए, किसी एक का एडवर्टाइजमेंट तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जो जो खर्चे हमारे कॉमन खर्चे हो, सब प्रोडक्ट पर बटे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ओवरहेड कहलाते हैं। ओके बेटा, बात क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक वीडियो से समझाता हूँ पहले, ठीक है? देखो बेटा, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फैक्ट्री में देखो, अनलोडिंग रॉ मटेरियल, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी को फैक्ट्री में ला रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, लकड़ी को फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं, तो यानी रॉ मटेरियल आ रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, राइट। अब देखो दूसरा, अब हम मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं, इस लकड़ी को ले आए फैक्ट्री में, ठीक बात है, तो लकड़ी को लाकर फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कटिंग, यानी लकड़ी से चेयर बना रहे हैं हम, उसके बाद फिर उस पर पॉलिशिंग हो रही है, देखो, ठीक बात है ना, पॉलिशिंग के बाद असेंबलिंग होगी, तो ये सारा काम फैक्ट्री में हो रहा है, समझ रहे हो? तो जो लकड़ी आ रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो लकड़ी आ रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो लेबर काट रहे हैं, समझना, जो लेबर काट रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट लेबर है, और जो चेयर बना रहे हैं उसमें जो दूसरा मटेरियल लगा रहे
कीले, फेविकॉल, पेस्टिंग मटेरियल, वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। पॉलिश कर रहे हैं तो पॉलिशिंग हमारा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, राइट। अब इनको असेंबलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, देखो चेयर बन के तैयार हो गई हमारी, फिर इसको सुपरविजन चेक कर रहे हैं, ये सुपरवाइजर है, ये इनडायरेक्ट लेबर होगी। फिर फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक बात है। तो अब ये जहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, फिर पैक कर रहे हैं। तो ये जो लोग पैक कर रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट को पैक नहीं कर रहे, सबको ही, लाल रंग का, पीला रंग का, हरे रंग का, जितनी भी चेयर हैं सबको पैक कर रहे हैं। तो इनको हम जो पेमेंट दे रहे हैं इनडायरेक्ट लेबर होगी। ये जो फैक्ट्री देख रहे हो, इसका रेंट भी तो जाएगा, इसमें बिजली भी लग रही है। जो मशीनें देखी थी आपने, मशीनें देखी थी ना आपने, दोबारा दिखाओ, मशीन आपने देखी थी, ये जो मशीनें, इनका डेप्रिसिएशन, ये सारे ओवरहेड्स हैं, ये सारे हमारे ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बन के कहां जाएगा, कस्टमर के पास मार्केट में। फाइनल प्रोडक्ट बन के पैकिंग होके कहां जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। नहीं, शिपमेंट होगा तो शिपमेंट के खर्चे, लोडिंग का खर्चा, ये सारे ओवरहेड्स हैं। क्योंकि देखो लोडिंग किसी एक ही नहीं, अब सब कलर की है ना चेयर, सब कलर की हैं, तो सब कलर की लोडिंग का खर्चा तो एक ही होगा, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। बोलो हो गया क्लियर। तो ऐसे भी समझा देता हूं बना के एक बार और ना। ये हमारी फैक्ट्री है जो अभी आपको दिखाई, ठीक है। रॉ मेटेरियल आता है फैक्ट्री के अंदर, वुड, वुड आ गई फैक्ट्री में, ठीक है। लेकर हम कहाँ रखते हैं ये हमने बना दिया स्टोर, यहाँ पर हम वुड को रख लेते हैं, ये यहाँ पर वुड आ गई, ठीक है। अब यहाँ से जो वर्किंग स्टेशन होते हैं हमारे, ठीक है, जहाँ पर रामू बैठा होता है, श्यामू बैठा होता है, जितने भी वर्कर बैठे होते हैं, यहाँ पर लकड़ी आ जाती है। तो ये लकड़ी को कटिंग करते हैं, ये लकड़ी को कटिंग करते हैं अपने हिसाब से, है ना, और फिर उसको चेयर में कन्वर्ट करते हैं। पर साथ में ये क्या मंगाते हैं सर, कीले चाहिए हमारे को, ठीक है, फेविकॉल चाहिए, समझ गए, पेस्टिंग मटेरियल चाहिए, तो ये सारा एक अलग स्टोर में आता है। तो यहां से फिर इनके पास आता है, फिर ये कटिंग करके चेयर की फॉर्म में देने के बाद इनको एक तरीके से प्रोडक्ट बना लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा होता है जो ये चेक करता है कि भैया ढंग से काम करो, ठीक बात है। अब यहां तक समझे, जो वुड आई वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो कीले फेविकॉल आई वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनकी वेजेस, इसकी सैलरी या वेजेस इसी प्रोडक्ट में जाएगी, इसकी इसी प्रोडक्ट में जाएगी, पर इसकी दोनों में बटेगी। तो ये डायरेक्ट लेबर हुई, ये इनडायरेक्ट लेबर हुई, समझ आ गई। अब इस फैक्ट्री में लाइट पंखा बत्ती चल रहा है, ये सारे ओवरहेड हो गए हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। यहां से प्रोडक्ट बन के निकला बाहर असेंबल्ड होके, लोडिंग अनलोडिंग वो सारा ओवरहेड में आ गया, ठीक है। यहां से जाकर मार्केट में गया, मार्केटिंग के खर्चे वो सारे ओवरहेड्स में आ गए। इसके बराबर में एक ऑफिस होगा हमारा जो सारा हिसाब किताब रखेगा कि भैया कितनी चेयर बनी, कितने लोग काम कर रहे हैं, किसकी सैलरी चली गई, किसकी रह गई, तो उस ऑफिस का खर्चा ओवरहेड हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो काम कर रहे हैं वो, ठीक है। एक अलग से होगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, वो ये देखेगा कि कौन से बाजार में जा रहा है माल, कौन से बाजार में नहीं बेचना है, किस कस्टमर, किस दुकानदार को देना है, कितना माल देना है, तो उसका खर्चा सेलिंग में आ जाएगा। क्लियर हो गया पार्ट पे। तो ये सारे खर्चे हमारे आ जाते हैं कॉस्ट में। इसको हम एक सिंपल कॉस्ट शीट में भी समझ सकते हैं, इसको हम सिंपल एक कॉस्ट शीट में भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल कॉस्ट शीट में आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वुड की कॉस्ट आ गई। जैसे मान लो हमने कहा लकड़ी, एक चेयर में लकड़ी लग रही है सर 1000 रुपए की, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कारपेंटर, सर मैं इसको एक दिन में 2000 रुपए दे रहा हूं, पर ये 2 चेयर बना रहा है, तो एक चेयर के हो गए 1000 रुपए, ठीक है। रॉयल्टी भी मैं दे रहा हूं मान लो 200 रुपए की, तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारी रॉयल्टी। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ गई मेरी 2200 रुपए, इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मेन कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया मेन पार्ट, यानी प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से हम पहचान सकते हैं। तो देखो ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ठीक है। ये बनाने का तरीका, इसको कॉस्टिंग कहते हैं, और ये लगातार बनाते रहते हैं, इसलिए कॉस्टिंग कह रहे हैं, ठीक है।
अब इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड में, फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है, अभी आपने फैक्ट्री देखी थी, फैक्ट्री के लाइट, मशीनों का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर हैं उनकी सैलरी, पॉलिशिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के हो जाएंगे। बराबर में एक ऑफिस है जो सारा हिसाब किताब रख रहा है, कितना माल आया, कितने वेंडर को पैसे देने हैं, कितने उसने सामान अभी भेजना रह गया, है ना, सारा हिसाब किताब जो रख रहे हैं वो ऑफिस। ऑफिस में अकाउंटेंट भी होगा, ऑफिस का रेंट भी होगा, ऑफिस में कंप्यूटर भी होगा, ये सारे खर्चे ऑफिस के। अब एक डिपार्टमेंट होगा सेलिंग, जो ये बताएगा कि सर यहाँ माल बेचो, यहाँ नहीं बेचो, इस कस्टमर को बेचो, इसको नहीं बेचो, तो उसके खर्चे वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बिक जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग करेगा, वो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करेगा, राइट, तो उसके खर्चे। तो तीनों जोड़कर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। फिर कितने में बेचेंगे, बाकी बैलेंस प्रॉफिट। तो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा बेटा कॉस्ट स्टेटमेंट। तो एक बार मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या क्या करा है, ठीक है। सबसे पहले हमने करा है शॉर्ट में, ये अभी हमारी इंट्रोडक्शन हो गई सारी, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने करा है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला खर्चा, राइट, जो हम अपनी जेब से पे करते हैं। वो तो होता ही है, राइट, पर वो भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं, पैसे का ना आना भी जाना होता है ना। भाई जैसे मान लो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी क्या कॉस्टिंग आएगी, इस कमरे का किराया, है ना, एक मैंने असिस्टेंट रखा हुआ है, वो सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करके इनक्रिप्ट करके आपको देते हैं, वो सारी कॉस्ट, मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की कॉस्ट, वो सब जोड़ लेते हैं। फिर मैं ये भी तो सोचूंगा, ध्यान से सुना, कि मैं अगर ये काम नहीं करता तो कहीं कंसल्टेंसी देता, तो वहां जो पैसे मेरे को आते, यहाँ मुझे कम से कम इतने चाहिए ना, यहाँ पढ़ाने की वजह से मुझे वो नहीं आ रहे, तो वो भी तो मैं कॉस्ट जोड़ूंगा। तुम्हें तो बताया था पैसे का ना आना भी जाना होता है, तो अभी ट्रू कॉस्ट आएगी। कॉस्ट का मतलब ट्रू कॉस्ट होती है, समझ में आ गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें शामिल है, क्लियर हो गई बात। तभी तो आपको बताया था कि आपकी फीस की, आप अगर मान लो पेन ड्राइव खरीद रहे हो, तो आपकी क्या कॉस्ट आएगी, पेन ड्राइव की फीस की कॉस्ट, उस रूम का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, है ना। उस वो रूम अगर आपने किराए पे दिया होता तो वो किराया आता, किराया नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब जोड़ते हैं, ठीक बात है, क्लियर हो गया। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस, यानी टेक्निक, कॉस्ट को निकालने का तरीका जो हम लगातार करते रहते हैं। भाई हर एक काम को करने का तरीका होता है ना, तो कॉस्ट को निकालने का भी तरीका है कि पहले मटेरियल जोड़ो, फिर लेबर जोड़ो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो, फिर सारे ओवरहेड जोड़ो, और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, नॉट डेबिट क्रेडिट, ठीक बात है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट को सूचना देना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना। ध्यान रखना सभी डिपार्टमेंट देते हैं, मार्केटिंग वाला भी देता है, आर&डी वाला भी देता है, कॉस्ट वाला भी देता है, ठीक है, क्वालिटी वाला भी देता है, सब देते हैं मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब उसका एक पार्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट, यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन देगा मैनेजमेंट को केवल कॉस्ट रिलेटेड, कि सर इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट आ रही है, क्योंकि इसमें इतना मटेरियल लग रहा है, इतनी लेबर लग रही है, इतने ओवरहेड लग रहे हैं, हम यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, तो वो कहलाता है कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक बात है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, क्या कॉस्ट होगी, कितने में बेचूंगा, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे मैं कॉस्ट को कम करूंगा। दो तरीके, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, मुट्ठी में रखना, पहले बजट बनाओ, फिर एक्चुअल को बजट से कंपेयर करो, जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो क्यों आ रहा है भैया, किसकी गलती है, उसको पकड़ो, उसके कान खींचो, ताकि दोबारा गलती ना करे वो, राइट, तभी एक्चुअल कॉस्ट बजट में रहेगी। ये कॉस्ट कंट्रोल का तरीका हो गया। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को परमानेंटली कम करना, कैसे, प्रोडक्ट को रीडिजाइन, प्लेट बताया था, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करो, यानी वो फीचर हटा दो, बेसिकली फीचर नहीं हटा रहे हम, ध्यान रखना, क्वालिटी कम नहीं कर रहे, जो कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा, तो एग्जैक्टली वो फीचर नहीं है ना, एग्जैक्टली में वो फीचर ही नहीं, जब कस्टमर की जरूरत नहीं है, कस्टमर कह रहा है मेरे किसी काम का नहीं है ये फीचर, तो प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर देते हैं। फिर हम टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे मोबाइल फोन, पहले शुरू में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये सिंपल फोन 1 लाख रुपए था, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वो 1000 रुपए तक आ गया, एक बात है। एफिशिएंसी मतलब लर्निंग, जब अच्छे से काम करते हैं तो धीरे धीरे उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, राइट।
वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ा देना, तो ये कॉस्ट रिडक्शन की बात आ जाती है, राइट भाई। चलिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ये बता दिया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब प्रोडक्ट बनाने में जो सामान लग रहा है। अब सामान दो तरह के होते हैं, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सके, इनडायरेक्टली। अब जैसे पेन बना रहे हैं, है ना, तो इसमें प्लास्टिक नजर आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है। पर जो पेस्ट किया हुआ मटेरियल है जिससे ये प्लास्टिक फॉर्म में बना, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। शर्ट बना रहे हैं तो हमारा कपड़ा क्या है, डायरेक्ट, बटन इनडायरेक्ट, थ्रेड इनडायरेक्ट, यानी जो कॉमन इस्तेमाल होता है, सब जगह फिट हो जाता है, वो इनडायरेक्ट। जो एक्सक्लूसिवली डायरेक्टली ट्रेस एक के लिए हो, उसको डायरेक्ट कहते हैं। कारपेंटर की सैलरी आपकी डायरेक्ट होगी, टेलर मास्टर की डायरेक्ट होगी, जो सुपरवाइजर है, पीएन है, जो सारे काम कर रहा है, वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। रॉयल्टी टाइप्स डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे और सेल्स डिपार्टमेंट के, ये सारे ओवरहेड में आ गए, ठीक है बेटा। चल, अब हम इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। इन्हीं से हमारे टॉपिक बनते चले जाएंगे। मटेरियल हमारा टॉपिक बनेगा, चैप्टर नंबर 2। फिर एम्प्लॉय यानी लेबर कॉस्ट अगला टॉपिक बनेगा। ओवरहेड उसके आगे का टॉपिक बनेगा। जब हमारे ये टॉपिक हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर, तो बेटा आगे का उसी पर बेस्ड होगा। तो याद रखना, कॉस्टिंग बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली आपको फॉलो करनी है, ठीक है। चल, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं इसके साथ ही, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना हमेशा नंबर देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज डाल दो कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपको व्हाट्सएप पर उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है।